तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने बेस बिल्डर सीरीज को, है ना। तो मैं डिस्कस करूंगा जो हमने लास्ट संडे को टेस्ट लिया था ना काइनेमेटिक्स का, उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हर क्वेश्चन में तुम्हारा क्या है, कुछ ना कुछ की पॉइंट्स होंगे, उनको आपको ठीक से नोट डाउन करना है, और वही तुम्हारा क्या करेगा, बेस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या था, पहला क्वेश्चन हमारा ये था, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। भाई हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, ये हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। तो वही तुमसे पूछा है, रेशियो पूछा है, तो रेशियो करूंगा तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो हमेशा ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1 आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल पॉइंट है, हमें पता है इस बात का। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। तो क्या चीज़ जीरो हो सकती है, देखो डिस्टेंस तो जीरो हो नहीं सकता अगर मोशन में है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी और पॉजिटिव रहता है हमेशा। ठीक है, तो डिस्टेंस नहीं हो सकता है, स्पीड नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस जीरो नहीं है, टाइम भी तुम्हारा कुछ है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी तुम्हारा जीरो नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हमें पता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहीं पे पहुँच जाते हो तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज जीरो, व्हाट कैन यू से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। अब किसी पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो जीरो है। तो डिस्टेंस कवर जीरो होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल मूव नहीं किया है। ठीक है, पार्टिकल अपनी पोजीशन से मूव नहीं किया है, क्योंकि अगर मूव करेगा तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है कभी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर वो मूव नहीं किया तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में और मे नोट भी जीरो, कैन नोट भी जीरो, तो इट मस्ट भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट को भी जीरो होना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व हमें पता है क्या देता है, तो वेलोसिटी टाइम जो हमारा कर्व है वीटी, वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया हमें क्या देता है, ये देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत बार डिस्कस किया इस चीज़ को, तो डिस्प्लेसमेंट देता है, तो आंसर डी हो जाएगा हम लोगों का। चलो नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। ठीक है भाई, जो डिस्टेंस तुम्हारा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं उसको मैं सम कांस्टेंट टाइम्स टी लिख सकता हूं, तो डी बाई टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और डी बाई टी क्या होता है, हमारा स्पीड होती है। तो स्पीड क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका भी आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला उसने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है भाई, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो होती है लाइन, इसका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। तो आंसर हमारा आ जाएगा सी। ठीक है, द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इज। ठीक है भाई, तो हमें अभी हमने जो पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो हमें पता था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस देन डिस्टेंस होता है। अगर मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और वो हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा स्पीड, स्पीड से हमेशा कम होगा। अगर इनका रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मैंने क्या बोल दिया, वी एवरेज हमेशा क्या होगा, स्पीड एवरेज से कम होगा। इनका रेशियो ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वी एवरेज अपॉन स्पीड एवरेज इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो फिर से वही आ जाएगा, यूनिटी हो सकता है, इक्वल हो सकता है या लेस होगा, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सिंपल तुम्हारे फैक्ट बेस है, तुम्हें पता होने चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर ये नहीं पता होंगे तो बेटा अच्छे क्वेश्चन तो नहीं होने वाले, इसको बात को ध्यान रखना, ये बेसिक पॉइंट है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल्स टू द इंस्टेंटेनियस। तो हमें पता है भाई, अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, और इस पर मैं टेंजेंट खींचता हूँ किसी पॉइंट पे, तो इसका स्लोप हमें क्या देता है,
हमें पता है वेलोसिटी देता है, ठीक है, स्लोप मतलब dx/dt, और dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देता है, ठीक है। सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है भाई। चलो इसको देखते हैं। द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इफ द एयर रेजिस्टेंस इज टू बी कंसिडर्ड, तो एयर रेजिस्टेंस को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। देन द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी राइजेस, सपोज करो तुमने एक बॉडी को यहाँ से फेंका और ये ऊपर तक जाएगी, राइज किया, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने में उसको कोई टाइम लगेगा, उसको हम T1 बोल देते हैं। तो टाइम क्या हो गया, राइज करने का। और तुमसे पूछा इज इक्वल टू द टाइम ऑफ द फॉल, और फिर ये गिरेगी तो नीचे गिरना स्टार्ट करती है, सपोज करो यहाँ से, और वो गिर के यहाँ पहुँचती है, ठीक है, वापस, और उसको गिरने में टाइम लगता है T2। तो T1 और T2 का कंपेरिजन करना है हमें। T1 T2 के इक्वल होगा, T1 लेस देन T2 होगा, T1 ग्रेटर देन T2 होगा या ट्वाइस होगा, ये पता लगाना है। तो तुम थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं इसको कि भाई जब ऊपर जा रही थी हमारी, सपोज करो यहाँ तक पहुँची, हाई टेस्ट तक ऊपर जा रही थी, तुमने वेलोसिटी यूसेस को छोड़ा, अब इसमें लग रहा है एयर रेजिस्टेंस, तो जी तो देखो हमेशा एक्ट करेगा ही करेगा, है ना, ग्रेविटी। एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है उसकी वजह से क्या होगा, वो भी पीछे की तरफ लगेगा, तो उसकी वजह से जो तुम्हारी नीचे की तरफ एक्सीलेशन है वो जी प्लस ए समथिंग हो जाएगी, ठीक है, ए को हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। लेकिन जब वो फॉल कर रही होगी, तो फॉल कर रही होगी तो नीचे की तरफ जी लगेगा और ए ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लगेगा, तो उसकी वजह से जो एक्सीलेशन बनेगी ऊपर होगा, तो जो नेट एक्सीलेशन लगेगा हमारा वो जी माइनस ए लगेगा, ठीक है भाई। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये सपोज करो 10 है तो ए उसमें ऐड हो जाएगा, तो यानी मान लो 12 हो जाएगा, अगर ए को मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, हम जिस कंपेरिजन करना है, तो मान लो अगर ऊपर जा रहा है तो 12 हो गया, और नीचे आएगा तो क्या आएगा 10 - 2 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है। तो ये नीचे जब ऊपर जा रही है तो उसमें जो रिटार्डेशन है जी प्लस है, और जब नीचे आ रही है तो उसमें एक्सीलेशन जी माइनस है, ठीक है। तो तुम्हारा पूछा है कि T1 और T2 में क्या वो आएगा, ये पूछा है। तो पहले देखो भाई यहाँ पे पहुंच के हमारी वेलोसिटी हो जाती है 0, तो पहले हम इस वाले कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लॉजिकली तुम बता सकते हो, है ना भाई, अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, है ना। चलो लिखते हैं इसको। तो इसको अगर लिखते हैं तो क्या बनेगा हमारा, देखो पहले में ये फर्स्ट केस है और सेकंड केस है, फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, जो v होगा, v तो मेरा 0 है, v माइनस यू इक्वस टू जी प्लस ए, और जी प्लस ए किसे लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, इंटू टी। v 0 है मेरा, तो यहाँ से मैंने u की वैल्यू निकाल ली, वो क्या होगी, जी प्लस ए इंटू टी हो गया, ठीक है भाई। हमें h के टर्म्स में देखना है हमें, क्योंकि दोनों केस में क्या है, कॉमन चीज़ है, दोनों केस में हाइट ही कॉमन है। तो h हो जाएगा मेरा क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जी प्लस ए टी स्क्वायर, और ये माइनस साइन आएगा क्योंकि रिटार्डेशन। अब u की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, अगर u की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो जी प्लस ए, और t था, u की वैल्यू पुट की तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हाफ जी प्लस ए टी स्क्वायर। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो मेरा h आ गया है वो आ गया हाफ जी प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन ऐसे कर लेते हैं। तो हाफ जी प्लस ए टी स्क्वायर आ गया, इससे किससे, यहाँ से, तो T1 है ये, टाइम बेसिकली T1 है, तो T1 पुट कर देते हैं, T1। तो T1 की जो वैल्यू आई मेरी वो आ गई है क्या, 2h अपॉन जी प्लस ए का स्क्वायर रूट। तो यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको टाइम कितना लगेगा, 2h अपॉन जी प्लस ए लगेगा। अब वो नीचे का ड्रॉप कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसकी यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं h यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, ये केस 2 बन गया मेरा, तो u तो हो गया 0, और अब क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है तो हाफ जी माइनस ए इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं T2 की वैल्यू निकालूँ, मैं T2 है ना, इस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाइट उसने कितनी कवर की, h, और जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा एक्सीलेशन है, तो हाफ जी माइनस ए T2 स्क्वायर हो गया। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, h जी माइनस ए। तो ऊपर जाने का टाइम हमारा ये है, नीचे आने का टाइम हमारा ये है। अब कौन सा बड़ा है, देखो इसमें आ रहा है जी प्लस है, इसमें आ रहा है जी माइनस है, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है ना। तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो इसका मतलब T1 क्या होगा, T1 इज लेस देन T2, T1 इज लेस देन T2। तो इसका मतलब टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी राइजेस वो क्या होगा, इज लेस देन द टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ फॉल से कम होगा, ठीक है भाई।
तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज। भाई वेलोसिटी टाइम कर्व पूछा है तुमसे, अगर तुम वर्टिकली अपवर्ड बॉडी को भेजते हो तो वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा कि पैराबोला होगा कि हाइपरबोला होगा? तो हमें पता है कि भाई जब हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो एक्सेलेरेशन क्या एक्ट करता है? जी एक्ट करता है। तो वी होता है यू प्लस, तो वी और टी में क्या बन रहा है? ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड reaches its maximum height, at what position its acceleration is minimum? At that position, है ना, जब मैक्सिमम पॉइंट की बात चलिए, at that position its acceleration is minimum, velocity is zero and acceleration is also zero, velocity is zero but acceleration is maximum, velocity is zero, its acceleration is acceleration due to gravity। ठीक है भाई, अगर मैं बॉडी को फेंकता हूँ ऊपर की तरफ और यहाँ पहुँचती है, तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे वेलोसिटी तो हो जाती है जीरो, और एक्सीलेशन तो हमारा चेंज नहीं होगा, तो जी की वैल्यू फिक्स ही रहेगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? जो एक्सीलेशन होगा इस पॉइंट पे वो क्या होगा? एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस एक बेसिक पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए जिससे अच्छे क्वेश्चन में इनको अप्लाई कर सको। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें पता है क्या होता है भाई? मेरे पास कोई व्हीकल है, तुमने क्या किया? तुम किसी वेलोसिटी यूज चल रहे थे और तुमने ब्रेक लगाया, और वो क्या किया? डी डिस्टेंस पे जाके उसकी जो वेलोसिटी होगी जीरो हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। और तुमसे पूछा किसके प्रोपोर्शनल, तो लिख लो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a और d, जो डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से अगर मैं d की वैल्यू निकालूँ, और a भी हमें पता रिटार्डेशन है तो माइनस साइन ले लेते हैं उसका, a को मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, तो यू स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो d जो है वो स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हो जाएगा क्या आ जाएगा? स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। A ball is thrown vertically upward after reaching a maximum height h, returns to the starting point after a time of 10 seconds. Its displacement is। A ball is thrown vertically upward after reaching a maximum height h, returns to the starting point after time t। ठीक है, तो एक बॉल को तुमने वर्टिकली अपवर्ड भेजा, ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट से आके वापस यहीं पे आ जाती है, उसको टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ तुम्हारा? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पहुंचो, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, और वो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? तो डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है तुमसे भाई, तुम्हारी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है ना, तुमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलो भाई इसको देखते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इलिप्स टाइम देन इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यानी कि तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल है तुम्हारा किसके? स्क्वायर, टी स्क्वायर। तो एक्स को मान लेते हैं के टाइम्स टी स्क्वायर दे रखा है कुछ, है ना। देन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो यहाँ से वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, वो क्या आ जाएगा? 2kt। तो वेलोसिटी हमारी क्या आ गई? टाइम पे डिपेंड कर रही है। और एक्सीलेशन की बात चली तो एक्सीलेशन भी निकाल लेते हैं। एक्सीलेशन हो जाएगा हमारा डी वी बाई डी टी, तो उसको करेंगे तो 2k, तो एक्सीलेशन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, के हमारा कांस्टेंट है तो एक्सीलेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो तुमसे क्या बोला? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, टाइम पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी वेरीज नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब वेलोसिटी का जो चेंज है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इसका मतलब एक्सीलेशन नॉन यूनिफॉर्म है। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि एक्सीलेशन इज नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सीलेशन इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो नॉट कांस्टेंट है, एक्सीलेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलेशन हमारा कांस्टेंट है, हमने देख लिया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया? एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी 30 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टाइम टी इक्वल्स टू जीरो? टी इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे था, फिर टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड पे मान लो कहीं पे आएगा हमारा, और देख लेते हैं कहाँ पे आएगा। फिर टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ये नहीं पता मैं यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, तो हमने ऐसे बना दिया। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई, अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है तो डिस्प्लेसमेंट तो मैं से भी निकाल सकता हूँ ना अपना।
ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, है ना, जिससे हमें डिस्प्लेसमेंट निकल जाए। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें क्या देता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, ut प्लस हाफ at² मिलता है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी, u हमें कितना दे रखा है 30, और टाइम कितना दे रखा है 4, a की वैल्यू कितनी है हमारी 10 -10 है ना, और t हमारा कितना है, ये 4² हो जाएगा। तो ये इतना हो गया हमारे पास, और ये आ जाएगा 5 × 16, तो ये हो जाएगा हमारा कितना -80, यानी कि 40 आ गया। डिस्प्लेसमेंट हमारा 40 हो गया। तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। और एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, वी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा 40 हो गया, टाइम दे रखा है 4 सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड का हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलो 16 देखते हैं। A body moves in a straight line with velocity v1 for 1/3 of a time and remaining time with v2। तो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, पॉइंट ए मान लेते हैं और पॉइंट बी मान लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक की बात चल रही है हमारी। तो 1/3 ऑफ अ टाइम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टोटल टाइम कितना है हमारा, मान लो t है। तो t/3 तक वो यहाँ पे चल रही है, और 2t/3 उसने यहाँ पे कवर किया ना, ये मतलब ये टाइम 2t3 में यहाँ पे चलेगी। तो 1/3 ऑफ अ टाइम को v1 से चल रहा है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड v1 है, और यहाँ पे उसकी स्पीड v2। तो क्या मैं AC बता सकता हूँ, AC क्या हो जाएगा मेरा, AC हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम, तो v1 × t/3। और BC क्या हो जाएगा मेरा, v2 × 2t/3। ठीक है भाई, AC हमें पता लग गया, BC पता लग गया। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चले यहाँ तक चले ना, एवरेज वेलोसिटी की बात चल रही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ जाएगा, AB, वो AC + BC होगा। तो v1t/3 + 2v2t/3। और एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि AB अपॉन टोटल टाइम, जो कि t था, t से डिवाइड कर देंगे। अब इसको t से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा मेरा, v1/3 2v2/3 आ जाएगा। तो v1/3 2v2/3, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, 2 ट्रेन्स ईच x मीटर लॉन्ग, भाई 2 ट्रेन है, इसकी लेंथ x मीटर है, दूसरी की भी x मीटर है, आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो दूसरी ट्रेन मान लो ये है तुम्हारी, इस तरह से, ये भी तुम्हारी x मीटर है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है। दोनों की स्पीड भी पता है तुम्हें, ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। द टाइम इन विच 2 ट्रेन क्रॉसेस ईच अदर, कितने टाइम में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। क्रॉस होने का मतलब देखो बेटा है कि यहाँ से देखो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है तुम्हारा, और क्रॉस होने के बाद की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ये ट्रेन तुम्हारी थोड़ी आगे चले जाएगी और ये वाली ट्रेन थोड़ी पीछे आ जाएगी। तो ये हमारा क्रॉसिंग पॉइंट होगा। देखो इसका हेड और इसका हेड, पहले हेड हेड मिल लेते, अब टेल टेल, है ना, टेल टेल मान लेते हैं इसको। तो ये क्रॉसिंग की हमारी पोजीशन होगी, इसको क्रॉसिंग कहेंगे। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ क्रॉस होना और ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, वो है। तो इसको क्या करेंगे, इसको रिलेटिव वेलोसिटी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई ये 20 से इधर चल रही है, 20 से इधर चल रही है, तो इसको मान लेते हैं फिक्स। इसके रिस्पेक्ट में इसको देखते हैं। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी। इसको अगर मैं ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, और मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, इस डायरेक्शन में, -20 बोल देते हैं। और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, इधर है 20, तो -40 आ जाएगा। तो तुम इसको क्या सोच सकते हो, सिंपली तुम इसको सोच सकते हो कि भाई तुम्हारे पास एक ट्रेन थी है, इसको मैंने मान लिया कि इसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहा हूँ, दूसरी वाली को, और तुम इसको रेस्ट पे मानो और इसको मान लो ये 40 मीटर पर सेकंड से इधर चल रही है। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड से इधर चल रही है। तो तुम्हें चेक करना है कि कितना टाइम इसको लगेगा क्रॉस करने में, कितना टाइम इसको लगेगा क्रॉस करने में। तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए को फिक्स मानो, इसको इधर कराओ। तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर तुम ध्यान से देखोगे इस पोजीशन से इसको कहाँ पे पहुँचना है, इस पोजीशन से इसको पहुँचना है यहाँ पे। तो ये x है और ये x है, ठीक है। तो इस पोजीशन से उसने ये पहुँची यहाँ पे ऐसे,
ठीक है भाई, ये ए और ये बी। तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बी यहाँ से चली यहाँ तक पहुंची एक्स डिस्टेंस। तो ठीक है भाई, इसके हेड को देखो, पहले इसका हेड यहाँ पे था। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो आंसर तुरंत निकल जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से इसका हेड था, तो यहाँ से इसका हेड कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पहुंचा ना, ये डिस्टेंस कवर किया इसने। ये कितना डिस्टेंस है भाई, एक्स तो ये हो गया और एक्स ही हो गया, तो टोटल 2x डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल कितना किया, 2x डिस्टेंस। ठीक है भाई, और टाइम कितना है, टाइम ही निकालना है हमें, और स्पीड कितनी थी 40, तो 2x/40 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो टाइम क्या आ जाएगा हमारा, 2x/40, यानी कि x/20 आ जाएगा, x/20 सेकेंड्स, x/20 सेकेंड्स आ जाएगा। क्लियर है? चलो, तो रिलेटिव से करोगे तो आसान है, वैसे करोगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए रिलेटिव से ही करो इसको। नेक्स्ट देखो, द ग्राफ शोन बिलो, ए एंड बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब है एक का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, एक का पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं, दोनों का स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब ऑप्शन गलत हो गया। वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर देन ए, बी की वेलोसिटी ऐसे दोनों का स्लोप सेम है, तो ये भी गलत है। वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन बी इन सेम डायरेक्शन, स्लोप सेम है, तो ये भी बात गलत है। वेलोसिटी ऑफ एंड बी इज इक्वल एंड इन सेम डायरेक्शन। ठीक है भाई, ये बात सही है। क्यों, क्योंकि देखो स्लोप भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि ये देखो ये और ये पैरेलल है, और डायरेक्शन में पॉजिटिव है, दोनों का स्लोप क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों सेम ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो आंसर डी हो जाएगा हमारा। सिंपल, एनसीईआरटी में दिया हुआ ग्राफ है। ठीक है, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड नेक्स्ट 5 सेकंड। तो तुम्हारा क्वेश्चन किसका है, देखो इक्वल इंटरवल आ गया ना, जब भी इक्वल इंटरवल आ जाएगा तो वो गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर का क्वेश्चन बनता है। भाई हमें पता है कि अगर तुम किसी बॉडी को फ्री फॉल कराते हो, तो जैसे फर्स्ट सेकंड से उसमें जो होता है तुम्हारा कि तुम्हारा जो डिस्टेंस कवर किया उसने फर्स्ट सेकंड में, फिर डिस्टेंस कवर किया सेकंड सेकंड में, और डिस्टेंस कवर किया थर्ड सेकंड में, वो 1:3:5 के रेशियो में होता है। ठीक है, इसी को हम इसमें भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया उसने पहली t सेकंड में, और डिस्टेंस कवर किया नेक्स्ट t सेकंड्स में, और डिस्टेंस कवर किया नेक्स्ट t सेकंड में, वो भी क्या होता है हमेशा 1:3:5 के रेशियो में ही होता है। तो गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर में क्या है तुम्हारा, अगर इक्वल इंटरवल में मैं देखूं, सक्सेसिव इक्वल इंटरवल में, जैसे ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड, ये थर्ड सेकंड, ये पहली t सेकंड्स, फिर नेक्स्ट t सेकंड, और फिर नेक्स्ट t सेकंड, वो हमेशा 1:3:5 के रेशियो में होता है। तो यानी कि h1, ये h2, ये h3। ठीक है, कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हमेशा ये तुम्हारा यही आएगा। ठीक है, वो हमने क्लास में कर भी रखा है डेरिवेशन इसका। तो हमारा क्या रेशियो 1:3:5 आना है, तो देख लो कौन से में रेशियो 1:3:5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है हमारा फर्स्ट हो जाएगा। देखो h1/1, h2/3, h3/5। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, इफ t1 एंड t2 बी द टाइम्स एट विच it is at height h above the projection while ascending and descending respectively, then h is। ठीक है भाई, तो तुमने क्या किया, किसी एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड उसको प्रोजेक्ट किया, मान लो किसी वेलोसिटी u से हमने हो गया। इफ t1 एंड t2 बी द टाइम एट विच इट इज एट हाइट h, तो ये तुम्हारी जा रही थी, इसका पूरा पाती है, लेकिन तुम यहाँ की बात कर दो इस पॉइंट पे, तो हाइट h पे थी। तो ये जब जा रही थी ये, और जब वापस आ रही थी ये, तो यहाँ से पहली बार पहुँचने का टाइम इसका t1 है, और जब रिटर्न करके आ रही है वो टाइम कितना लग रहा है, t2 लग रहा है। तो t1 यहाँ पे पहुँचने का, और t2 है। तो तुमसे पूछा है कि t1 t2 में क्या रिलेशन होगा, तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, h हुआ, तो हम अपनी इक्वेशन लगा सकते हैं, h = ut प्लस हाफ gt², और g की वैल्यू हमें पता है कि -gg हम वो ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये है। तो देखो t में क्वाड्रेटिक बनी हमारी इक्वेशन ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, gt² को इधर लेके आ गया, 2h, 2 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो -2ut, और ये हो जाएगा +2h। ठीक है भाई, तो gt² = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
और इसके रूट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे हमारे T1 एंड T2। भाई इसको सोल्व करूंगा तो टाइम T1 मिलेगा और T2 मिलेगा। इस इक्वेशन को सोल्व करने से ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है कि मैं हाइट h पे किस किस टाइम पे होऊंगा, तो 2 टाइम पे होऊंगा, एक T1 पे और एक T2 पे। तो इसको सोल्व करूंगा तो इसके रूट क्या होंगे, T1 और T2 रूट होंगे। और तुमसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है ना, T1 इन T2। देखो T1 T2 आ रहा है ना सब में, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात चल रही है। और हमें पता है 10th क्लास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे मिलता है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। तो यानी c हो गया हमारा 2h/g। तो T1 T2 2h/g के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, g T1 T2, ठीक है भाई, बाई 2। तो ये आ जाएगी हमारी। तो सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसको भी एक बार तुम लोग देख लेना, क्योंकि इसमें लग रही है हल्की सी तुम्हारी पीछे की नॉलेज 10th क्लास की। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा इसका। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 2 balls A and B of same mass are thrown from a building, बिल्डिंग से थ्रो करते हैं। A thrown upward with velocity v and B thrown downward with velocity v। दोनों को वेलोसिटी v से कर रहे हैं, एक को अपवर्ड और एक को डाउनवर्ड, सेम पॉइंट से। ठीक है, अब तुमसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन बी एट द ग्राउंड, जब ग्राउंड में पहुंचेंगे किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी पूछा है। तो पहले देखो इसको, अगर मैं बी से ऊपर की तरफ भेजता हूँ, इसको बी से नीचे की तरफ भेजता हूँ, तो पहले देखो जब ये ऊपर से घूम के वापस यहाँ पहुँचेगी इस पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमें पता है कि जिस वेलोसिटी से ऊपर जाती है वापस उसी वेलोसिटी पे आ जाती है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आके भी हो जाएगी। अब देखो अगर ध्यान से देखो, इसकी भी नीचे भी, इसकी भी नीचे भी, तो जब दोनों ग्राउंड में पहुंचेगी उनकी दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों की इससे जा रही है, बी से जा रही है, तो बोथ हैव सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, कैलकुलेट करना चाहे वो कर सकते हो, लेकिन बिना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, सिर्फ लॉजिकल है। हमें पता है कि भाई जिस वेलोसिटी से मैं भेजता हूँ उसी वेलोसिटी से मुझे यहाँ पे मिलती है, डायरेक्शन चेंज होगी मिलती है बस। सपोज करो मैंने एक बॉल को 2 मीटर पर सेकंड से भेजा, तो जो वापस जब ग्राउंड पे आएगी वो 2 मीटर पर सेकंड से ही आएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो है नहीं है, उसको हमने नेगलेक्ट कर रखा है, तो ग्रेविटी की वजह से सेम वेलोसिटी से आएगी। अब दोनों देखो, ये भी तुम्हारी v है और ये भी v है, तो दोनों की स्पीड नीचे की तरफ v है, तो यहाँ किससे पहुंचेंगे, सेम वेलोसिटी से पहुंचेंगे। तो बोथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे सेम वेलोसिटी से, तो बोथ ए एंड बी स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद सेम वेलोसिटी। ठीक है भाई, चलो भाई इसको देखते हैं। अब बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट d अबव द ग्राउंड, d हाइट से उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं बॉल को। ठीक है, इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस बैक, बाउंसेस अप वर्टिकली टू अ हाइट d/2 तक वो उसको बाउंस कर रहा है, नेग्लेक्टिंग द सब्सिक्वेंट मोशन एंड ए रेजिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी v वेरीज विद द ग्राउंड। तो सिंपली सोचते हैं हम क्या करेंगे, देखो मेरे पास ये थी वेलोसिटी, यहाँ से मैंने ड्रॉप किया, तो जैसे जैसे मेरी क्या है हाइट डिक्रीज होगी, ये मेरी हाइट है, h की वैल्यू मेरी कम होती जाएगी, मेरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, है ना। मैं जैसे आ रहा था धीरे धीरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बढ़ रहा है, और नेगेटिव डायरेक्शन में। अब स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा वो चेक कर लेते हैं, क्या, क्योंकि इसमें कर्व भी दे रखा है, स्ट्रेट लाइन भी दे रखा है। तो पहले हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो हमें पता है अगर इनिशियली मेरी वेलोसिटी 0 थी और यहाँ पे मेरी वेलोसिटी मान लो v है, और ये मान लो टोटल हाइट h थी, तो ये हो गया मेरा h माइनस h, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2g h माइनस h, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, तो v² जो आ जाएगा, ये तो 0 था, 2g h माइनस h। अब देखो v और h में लीनियर रिलेशन नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, तो पहली चीज़ तो इसको काट दोगे, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब इन तीनों में से मैं चेक करना क्या होगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन को करने की जरूरत नहीं, ग्राफ को देखते हैं, तो हमें पता लग गया कि ये नहीं होगा। हमें क्या पता लग रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रही है ना बॉल, जैसे जैसे नीचे जा रही है h की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर h डिक्रीज हो रहा है तो v का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है, v का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो जब वो d पे थी तो 0 था, और फिर v का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, और नीचे वाली डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो इस पे देखो ये था, और जैसे जैसे नीचे जा रही है, मतलब नीचे जाने का मतलब है h की वैल्यू का कम होना, और v की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रही है, तो ये तुम्हारी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, तो यहाँ तक तुम्हारी पहुँचेगी। ठीक है, यही काम हमारा इसमें भी हो रहा है। ठीक है भाई, h की वैल्यू क्या हो रही है मेरी, जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है वो यहाँ पे पहुँच रही है। अब टकराने के बाद ही कहानी देखते हैं, टकराने के बाद जाती है ऊपर, तो टकराने पे क्या करती है, कुछ एनर्जी लूज करती है वो,
ठीक है। तो सडन चेंज आएगा वेलोसिटी में, पहले यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, अचानक से ऊपर की तरफ हुई तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट यहीं पे हो रही है केवल, यहाँ पे ये तो हो नहीं रही, यहाँ पे तो नेगेटिव बता रहा है वो। पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी और मैग्नीट्यूड वाइज कम हो जाएगा, ज़्यादा है कम है, और फिर वो ऊपर जाएगी धीरे 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 धीरे, और किस कहाँ तक पहुँच रही है, d/2 तक पहुँच रही है। और अब वेलोसिटी देखो क्या हो रही है, धीरे 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 ऊपर की तरफ जाते हुए डिक्रीज कर रही है, मैग्नीट्यूड उसका डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड देखो डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। इक्वेशन बना के देखो तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, एलिमिनेट करना है। ये तो हो नहीं सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है कि देखो ऊपर जाते हुए भी वेलोसिटी नेगेटिव, नीचे आते हुए भी नेगेटिव, इसलिए नहीं हो सकता है। इसमें दोनों में पॉजिटिव है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो लॉजिकली ऐसे सोचोगे वैसे भी आंसर आ जाएगा। भाई हमें पता है जब नीचे आ रही थी तो वेलोसिटी नेगेटिव है, जब ऊपर जा रही थी तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। यानी कि एक जर्नी में क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और दूसरी जर्नी में वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो स्ट्रेट लाइन हमने पहले ही काट दिया है, ये दोनों हमारे कट जाएंगे उसकी वजह से, तो आंसर हमारा ये बचेगा सिर्फ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ Tm इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू अचीव द मैक्सिमम हाइट। ठीक है भाई, मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए जो टाइम है हमें Tm दे रखा है, और उसका हमें पता है क्या होता है v साइन थीटा बाई जी, है ना, ये होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है क्या होती है, 2v साइन थीटा बाई जी, और टाइम जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का होता है v साइन थीटा बाई जी होता है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है, दोनों में रिलेशन मुझे दिखाई दे रखा है। टाइम ऑफ जो फ्लाइट है वो 2 टाइम्स Tm, और वही पूछा है देन द टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज रिलेटेड टू Tm, तो Tf है 2 टाइम्स Tm, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 24 पे चलते हैं। 24 में क्या बोला है तुमसे, इफ यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड v इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये किसी इंस्टेंट पे, देन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज Rm इज इक्वल्स टू, तो हमें पता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है वो क्या होती है, v² अपॉन g होती है। भाई हमें पता है कि रेंज जो होती है हमारी क्या होती है, u², इनिशियल वेलोसिटी ना, u² साइन 2 थीटा बाई जी। अगर तुम प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा से छोड़ते हो, जो तुम्हारी रेंज होती है u² साइन 2 थीटा बाई जी, और मैक्सिमम क्या करते हैं, थीटा को 45 लेते हैं तो u² बाई जी बचती है, तो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो u² बाई जी हो जाएगा तुम्हारा, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल टू रिमेन कांस्टेंट। तो कौन सी एसेंशियल कंडीशन है जिससे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट रहे। तो ये तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम अगर इसको ब्रेक करते हैं तो हमें पता है u cos थीटा और ये u sin थीटा। u cos थीटा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगता तुम्हारा। u sin थीटा चेंज होता है क्योंकि नीचे की तरफ क्या लगती है, ग्रेविटी लगती है। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शुड बी हैव एग्जैक्ट, तो इससे एक्सेलेरेशन से लेना देना कुछ है नहीं है। क्यों, हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स से और एक्सेलेरेशन से। वर्टिकल मोशन का जो मतलब होता है वो किससे होता है, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स से और उससे। ठीक है भाई, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45 से कोई मतलब नहीं है। देयर शुड बी नो एयर रेजिस्टेंस। हाँ, अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर बॉडी तुम्हारी इधर मूव कर रही है तो उसमें पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल तुम्हारी वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए तुम्हारा। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कांस्टेंट रहना है तो कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो उसकी वजह से एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब बोल तो देखो ऐसे जा रही है तुम्हारी, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन एयर रेजिस्टेंस का। और उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला। तो ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, तुम्हारा जो u cos थीटा है ना, u cos थीटा, उसको क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, तो उससे वो तुम्हारा u cos थीटा कम हो जाएगा। चलो, अब बुलेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट एंड अनदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली। एक बुलेट है ऐसे, उसको तुमने ड्रॉप कर दिया, और सेम टाइम पे दूसरी बुलेट है उसको तुमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया। तो दो बुलेट्स की बात चल रही होगी, एक ये बुलेट एक ये बुलेट। इसको ड्रॉप किया और इसको हॉरिजॉन्टली किया, ये ग्राउंड है। तुमसे पूछा है दे विल हिट द ग्राउंड वन आफ्टर अदर साइमल्टेनियसली डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर नन ऑफ दिस। तो ग्राउंड को कब हिट करेंगे। अब देखो, ग्राउंड को हिट करना मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कवर करना इसको,
और इसको भी वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करना। और अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन किस पे डिपेंड करता है। वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन जो होगा हमारा, अगर एच की बात करूँ मैं, वो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होता है। यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन की एक्सीलेशन और वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटीज और वर्टिकल डायरेक्शन की एक्सीलेशन पर डिपेंड करेगा। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों में क्या कोई डिफरेंस है क्या? इनिशियल वेलोसिटी दोनों की, इसकी भी जीरो है और इसकी भी जीरो है। दोनों की हाइट भी सेम है। अगर दोनों की हाइट सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एक्सीलेशन भी दोनों में सेम है, तो दोनों का टाइम भी तो सेम आएगा। तो दोनों क्या करेंगे? सेम टाइम पे हिट करेगी। तो जब ये बॉल तुम्हारी ये यहाँ पे पहुंचेगी मान लो, तो ये वाली तुम्हारी इससे करते करते ये भी सेम हाइट पे ही रहेगी, यहाँ पे पहुंचेगी। जब ये बॉल ये तुम्हारी बुलेट यहाँ पे पहुंचेगी, तो ये भी तुम्हारी ये वाली बुलेट भी यहाँ पे पहुंचेगी। ठीक है भाई, तो दोनों सेम टाइम पे हिट करेगी, क्योंकि वर्टिकल मोशन किस पे डिपेंड करेगा हमारा? वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी और वर्टिकल डायरेक्शन की एक्सीलेशन पे डिपेंड करेगा। और दोनों में केस में ये दोनों चीज़ें सेम है। इसके लिए भी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी सेम है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी एक्सीलेशन सेम है, इसके लिए भी सेम है। हॉरिजॉन्टल मोशन डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है। तो दोनों साइमल्टेनियसली हिट करेंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल इज। तो तुमसे क्या बोला है कि जो तुम्हारी मैक्सिमम हाइट है वो किसके इक्वल है? रेंज के इक्वल है। और मैक्सिमम हाइट होती है में वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और हॉरिजॉन्टल रेंज होती है हमारी वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर चला गया, जी से जी चला गया, तो तुम्हारे पास ये बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल है? साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है भाई, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को, ये कई बार यूज़ कर चुके हैं। तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। अब देखो साइन थीटा से एक साइन थीटा चला जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 2 कोस थीटा। 2 इधर मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा नीचे लेके आओ, तो बन जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू 4। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 4। तो टेन इनवर्स 4 हमारी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर ऑब्जेक्ट टू थ्रो फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर रिलेटेड बाय। अगर तुम 45 डिग्री पे भेजते हो, तो जो तुम्हारी मैक्सिमम हाइट है वो क्या होगी? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाई 2g। वी स्क्वायर साइन 45 क्या होता है? 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 2g पहले था, 1/2 वहाँ से आ गया, तो वी स्क्वायर अपॉन 4g आ जाएगा। और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? हमें पता है मैक्सिमम 45 पे मैक्सिमम होती है, तो वी स्क्वायर बाई जी आ जाएगा। तो वी स्क्वायर बाई जी हो गया तुम्हारा। तो एच हमारा क्या है? वी स्क्वायर अपॉन 4g, और आर हमारा ये है, तो मैं एच को क्या लिख सकता हूँ? एच को लिख सकता हूँ आर बाई 4, है ना? वी स्क्वायर बाई जी है, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो 4 से ऊपर करना पड़ेगा ना। देखो तो हमारा क्या आ जाएगा? आर की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स एच। आर क्या हो जाएगा हमारा? 4 टाइम्स एच हो जाएगा। तो आंसर सी आ जाएगा। ठीक है भाई, 28 का। चलो नेक्स्ट देखो। एट द टॉप ऑफ ट्रोजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्सीलेशन इज। तुमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन किया, तुमने भेजा भाई ऐसे, और बॉल जा रही है ऐसे 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 यहाँ पे गिरी। तुम जब यहाँ पे थे तो तुमसे बोला एक्सीलेशन कितना था? भाई तो फ्री फॉल हो रहा है ना तुम्हारा, मोशन इज अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या कहीं पर भी हो, हमेशा एक्सीलेशन तो तुम्हारी क्या कर रही है? जी, ये तो एक्ट कर रही है। हर पॉइंट पे एक्सीलेशन जी एक्ट कर रही है, तो आंसर जी हो जाएगा इसका। सेंटीपिटल एक्सीलेशन इज द कांस्टेंट वेक्टर। भाई सेंटीपिटल एक्सीलेशन की बात हम कब करते हैं? सर्कुलर मोशन होता है ना। और हमें पता है कि जब पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा होता है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो एक ही एक्सीलेशन होती है जो टुवर्ड द सेंटर होती है। तो पार्टिकल यहाँ पे तब भी इधर लगेगी, अगर यहाँ पे है तो इधर लगेगी, यहाँ पे है तो इधर लगेगी, और यहाँ पे है तो इधर लगेगी। तो हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है। तो क्या कांस्टेंट वेक्टर है? नहीं है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। कांस्टेंट स्केलर है, एक्सीलेशन तो स्केलर होता ही नहीं, तो हटा ही दो।
अब मैग्नीट्यूड चेंजिंग वेक्टर है, क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नहीं। हमें पता है कि अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, अगर v की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो हमेशा v स्क्वायर अपॉन r ही रहेगा, ठीक है, नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, तो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा, तो आंसर डी हो जाएगा हमारा। टू स्टोन्स आर मूविंग विद सेम एंगुलर स्पीड, ठीक है भाई, दो स्टोन है जो सेम एंगुलर स्पीड से घूम रहे हैं, रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ 1 मीटर, तो एक स्टोन तुम्हारा मान लो यहाँ पे घूम रहा है और एक दूसरा स्टोन यहाँ पे घूम रहा है, ये 1 मीटर का पाथ है, ठीक है, और ये तुम्हारा 2 मीटर का पाथ है। ओमेगा दोनों का सेम है, इसमें भी ओमेगा, इसमें भी ओमेगा, दोनों का सेम। द रेशियो ऑफ देयर लीनियर स्पीड, तो लीनियर स्पीड हमें पता है v इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर, तो v1 हो जाएगा हमारा ओमेगा इंटू r1 और v2 क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू r2। तो अगर मैं v1 बाई v2 करूँ, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा ओमेगा r1 अपॉन ओमेगा r2। r1 कितना है 1 मीटर, r2 है तो 1/2 आंसर आ जाएगा हमारा। रेशियो ऑफ देयर लीनियर स्पीड क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो 32 पे आते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है किसके अलोंग होता है, तो हमने डिस्कस भी कर रखा है पहले, और ये तुम्हारा मेरे ख्याल से लास्ट ईयर नीट में भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा होती है अलोंग द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के अलोंग होती है, तो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ इनवर्ड आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, ठीक है भाई, तो ओमेगा हमारा ऐसे होता है, अगर बॉडी ऐसे घूम रही है तो ओमेगा ऐसे होगा, और बॉडी अगर हमारी ऐसे घूम रही है तो ओमेगा ऐसा होगा। तो इसको डिस्कस करेंगे, रोटेशन मोशन हमारा स्टार्ट हो गया तो उसमें भी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। द स्टोन ऑफ मास इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, रोटेटेड इन अ सर्किल विद अ कांस्टेंट स्पीड v, इफ द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड द स्टोन फ्लाइज। तुमसे बोला है कि भाई एक स्टोन को तुम ऐसे कर रहे हो, इसे सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हो, ठीक है, बाकी सब चीज़ नेगलेक्ट कर रखी है कि भाई तुम्हारा ग्रेविटी सब कुछ नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल उसमें तुम घुमा रहे हो इस तरह से, ठीक है। तो तुमसे पूछा है कि अगर ये रस्सी को काट दिया जाए ना, स्ट्रिंग को छोड़ दिया जाए, इसका मतलब अभी अगर घूम रहा है तो इसका मतलब टेंशन है, तो टेंशन को जीरो कर दो तुम, तब की बात चल रही है। तो हमें पता है जब ये घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी अलोंग द टेंजेंट होती है, अगर जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इधर होगी, और पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इधर होगी। सपोज करो इस पॉइंट पे तुम क्या करते हो, इसको कट कर देते हो या इसको छोड़ देते हो, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो ये क्या करेगी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, इसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि अब तुमने कोई भी इस पर फोर्स लगाना बंद कर दिया। डायरेक्शन क्यों चेंज कर रही थी, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा था टुवर्ड्स द सेंटर, वो फोर्स तुमने बंद कर दिया, तो ड्यू टू इनर्शिया क्या करेगी, ये सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आ गया कि बॉडी क्या है अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चलती रहेगी तब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसी स्टेट में चलती रहेगी, तो टुवर्ड्स द टेंजेंट है ना, टेंजेंशियली जाएगी, तो रेडियली इनवर्ड आउटवर्ड तो जाएगी नहीं, टेंजेंशियली आउटवर्ड जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है भाई, इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब हो गया क्या कि तुम्हारी ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है कांस्टेंट है। अगर इक्वल एंगल तुम्हारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तुम पार्टिकल कर रहा है तो ओमेगा कांस्टेंट का मतलब है, और इसका मतलब क्या होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट्स वेलोसिटी वेक्टर, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होगा क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट होती है, तो वेलोसिटी चेंज होती है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो पार्टिकल यहाँ था यहाँ से यहाँ पे पहुँचा तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या, तो हमें पता है वी स्पीड जो होती है ओमेगा आर होती है, आर चेंज नहीं हो रहा, ओमेगा हमारी कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। चेंजेस इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका, चेंज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है, 34 का आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें करना है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द रेंज डिपेंड्स ऑन द मास, इट इज ग्रेटर फॉर हैवियर ऑब्जेक्ट, तो भाई रेंज का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पे कहीं मास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मास पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसका मतलब एक ऑप्शन गलत हो गया हमारा। द रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन,
तो रेंज तुम्हारी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, करती है, थीटा आ रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसका मतलब फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है, इनकरेक्ट बताना है हमें, तो बोथ, तो 1 और 2 दोनों ही गलत है, तो आंसर सी हो जाएगा। फॉर मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन वेक्टर इज, ये तुम्हें एक नोट्स में लिखवा रखा है और तुम्हें बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। और 2D 3D मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर में और एक्सीलेशन वेक्टर में कोई भी एंगल बन सकता है, थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एनी एंगल बिटवीन थीटा, एनी एंगल बिटवीन 0 to 180 डिग्री होगा। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल्स टू 2t वेक्टर आई कैप, 3t जे कैप और 4k कैप, ठीक है भाई, ये पोजिशन वेक्टर तुम्हें दे रखा है। t is in second and the coefficient है proper units, ठीक है, r is in meter। एक्सीलेशन पूछा है तुमसे, एक्सीलेशन कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो dr/dt, तो डेरिवेटिव निकाल लो, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 4t आई कैप प्लस 3 जे कैप, और एक्सीलेशन कैसे निकालेंगे हम dv/dt से, तो 4 आई कैप आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सीलेशन हमारा क्या आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग एक्स डायरेक्शन आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट आ रहा है, किसमें आई कैप में आ रहा है, तो 4 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो आंसर सी हो जाएगा 137। 38 पे आ जाओ। अ बॉडी ऑफ 3 kg मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, फोर्स हमें दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है 60 आई कैप, ठीक है भाई, 60 आई कैप 40 जे कैप, ये हमें फोर्स दे रखा है। एज्यूमिंग दैट बॉडी इज एट रेस्ट, इनिशियल तुम्हें दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी निकालना, देखो फोर्स है तो फोर्स से हम एक्सीलेशन निकाल सकते हैं, एक्सीलेशन क्या होगा हमारा F/m, फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, तो 3 kg आ रहा है, तो 60 आई कैप 40 जे कैप डिवाइडेड बाई 3, ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारा एक्सीलेशन। अब देखो एक्सीलेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते तुम लोग, ठीक है, तो हमें निकालना है वेलोसिटी, तो हम इसको लिखेंगे dv/dt, ठीक है, तो dv/dt हो गया हमारा किसका 6/3 करेंगे तो 2t आई कैप प्लस 4/3t जे कैप, ये हो जाएगा। अब dv निकालना है हमें, वो क्या हो जाएगा 2t dt आई कैप प्लस 4/3t dt जे कैप, dt को अब इंटीग्रेशन कर दो, t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी v हो जाएगी, तो v वेक्टर जो हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 2t dt का इंटीग्रेशन होता है t²/2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t² बचेगा, है ना, t²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 0 से 3 के बीच में देखना है, और इसका भी क्या होता है t²/2, तो 4/3 इंटू t²/2 और 0 से 3, तो ये बचा हमारे पास। अब इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है भाई, इनकी वैल्यू क्या करते हैं पुट कर लेते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा हमारा 3 सेकंड पे क्या आ जाएगा, ये सब आई कैप और जे कैप ध्यान रखना, तो ये आई कैप है और ये जे कैप है, तो टी करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आई कैप, तो 9 आई कैप हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 9/3 जे कैप, तो 9 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये आंसर आएगा, 9 आई कैप प्लस 6 जे कैप आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दिस, कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, x हमें दे रखा है ये t², और y हमें क्या दे रखा है dt²। स्पीड पूछा है, तो स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चाहिए, तो पहले हम निकाल लेंगे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो vx क्या हो जाएगा dx/dt, dx/dt करेंगे तो आएगा 2at, और vy क्या आ जाएगा dy/dt, dy/dt करेंगे तो आएगा 2bt, ठीक है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर बन गया वो क्या बन गया 2at आई कैप और 2bt जे कैप। हमें चाहिए स्पीड, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि 2at का होल स्क्वायर और 2bt का होल स्क्वायर, तो 2t² तो 2t बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² बचेगा, ठीक है, तो 2t² प्लस b², 39 का आंसर हो जाएगा बी, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलो तो देखते हैं। अब बोट हैज ए स्पीड ऑफ 5 km/h, बोट हैज ए स्पीड ऑफ 5 km/h,
क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर की तुम्हारी रिवर है अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब है कि जो नेट वेलोसिटी होगी हमारी, नेट मतलब जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनेगी बोट की, वो इस डायरेक्शन में होगी। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा। यहाँ से तुम चले और यहाँ पे पहुंचे, इसी डायरेक्शन में तुमने क्या किया है, 1 किलोमीटर कवर किया है। तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ, वीबीजी की वैल्यू क्या होगी, वीबीजी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी क्या, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 मिनट्स। 15 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है भाई, 15/60 आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में देखिए ना दूसरी स्पीड। तो 1 डिवाइडेड बाय 15/60, 60 ऊपर चला जाएगा, तो 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो पता लग गई, मैग्नीट्यूड क्या, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब तुम्हें क्या दे रखा है, द बोट हैज ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है तो तुम्हें बोट को इस डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा, और फिर तुम्हें वाटर की वेलोसिटी, इनके रिवर की जो करंट है उसकी डायरेक्शन, इन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो मिलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर तुम्हारा ये हो गया, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो जाएगा। तो इन दो वेक्टर को ऐड करोगे तो ये वाला मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर, जिससे तुम शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे चलो। अब इसकी वैल्यू तुमने निकाल ली है कितनी, 4, इसकी निकल गई है 5, तो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल बन गया, देखो ये वाला, ये 4 है, ये 5 है। तो इसे डायरेक्ट तुम बता सकते हो, आंसर 3 आएगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो 3 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है भाई। चलो कैलकुलेशन करेंगे उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम ग्राफ इससे बना सकते हो अपने फिगर से तो अच्छी बात है ना, जल्दी हो जाएगा। अपना ट्रायंगल बनाओ वेक्टर एडिशन का, उससे बन जाएगा। चलो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। VR is the velocity of rain falling vertically, VM is the velocity of man walking on a level road, ठीक है भाई, एंड थीटा इज द एंगल with vertical at which he should hold umbrella to protect himself from the rain, ठीक है। then the magnitude of the relative velocity of the rain with respect to man, तो तुमसे पूछा है velocity of rain with respect to man, ये क्या होगा पूछा है। तुम्हें क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है भाई। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, तो ये तुम्हारा वी एम हो गया, जिसको उसने क्या बोला है, इसको बोला है वी आर, तो ये हो गया हमारा वी आर, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें क्या दे दिया, वेलोसिटी ऑफ मैन बोला है इस डायरेक्शन में, ऐसे चल रहा है। और तुमसे बोला है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारी ये थी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा ये था। हमें करना सब्ट्रैक्शन, तो हमें वी आर जी तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये हमारा क्या माइनस वी एम आर। इन दोनों वेक्टर को, इसको और इसको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिलेगा, इनकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है भाई। और तुमसे क्या बोला है कि तुम्हें एंगल दे रखा है क्या, थीटा। थीटा क्या है, दैट एंगल विद द वर्टिकल, तो जो अगर तुम छाता हमें पकड़ते हो तो जो एंगल तुम्हारा बनाएगा विद द वर्टिकल, ये वाला, ये थीटा दे रखा है, थीटा दे थीटा। तो तुमसे बोला है जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा वो क्या होगा। मैं देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका थीटा से कोई लेना देना नहीं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और इसको हमने क्या बोल रखा है, वी आर, इसको एम आर, तो ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा, वी आर और एम आर, आंसर सी, ठीक है। क्लास में भी डिस्कस कर रखा है, शायद एनसीईआरटी में भी है तुम लोगों ने। चलो नेक्स्ट देखो, टू स्टोन आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट विद सेम स्पीड मेकिंग एंगल, तुम लोग क्लास में बताया था कि ध्यान रखना, रेंज फ्रॉम 45 माइनस थीटा
और रेंज फ्रॉम 45 प्लस थीटा सेम होती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करके भी तुम्हें बता रखी है, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, तो दोनों से सेम होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 43 पे आते हैं। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है भाई। तो हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा से 5 मीटर पर सेकेंड से तुमने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका। अनदर प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लेनेट, और दूसरे प्लेनेट की बात चल रही है, विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल, तो इस पर भी एंगल थीटा है। एंड follow the trajectory which is identical to the trajectory of the projectile fired from the earth, यानी कि जो ये ट्रेजेक्ट्री होगी ना बिल्कुल इसके आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने का मतलब क्या हो गया कि इसकी रेंज हाइट दोनों सेम रहेंगी, इसकी रेंज और हाइट दोनों की दोनों क्या रहेंगी, एग्जैक्टली सेम रहेंगी, हाइट भी और रेंज भी। तो दोनों केस में अगर मैं बोलूँ ये अगर h है तो ये भी h ही होगा, अगर ये r है तो ये भी r ही होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट पूछा है तुमसे, तो दिखा लेते हैं इससे सिंपल भाई, हमने बोला और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, सब कुछ सेम बोला ना उसने। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से तो h को अगर कंपेयर करूँ तो मेरा क्या होगा, v² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है भाई, 2g, तो ये तो हो गया हमारे पास ये, और दूसरी डे में हो जाएगा हमारा v' थीटा तो सेम है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g', साइन स्क्वायर थीटा गया 2 से 2 चला गया, तो g' जो हो जाएगा हमारा v' अपॉन v² इंटू जी हो जाएगा। तो v' कितना था हमारा, v' है 3 है ना, तो 9, और v² कितना हो जाएगा 5, 25, और g की वैल्यू हमारी 10 है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा, तो इसको कर लेते हैं हम क्या, इसको पॉइंट बना के इसको 100 कर लेते हैं, 3.6 आना चाहिए। अगर जी की वैल्यू 9.8 ले रखी है उसने, तो हमारा क्या आ जाएगा, जी उसने 9 पॉइंट बोला ना, 3.6 से थोड़ा सा कम आएगा, तो आंसर ये आ जाएगा। तो यहीं से हमारा आंसर आ गया एक्स इक्वेशन से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। A particle moves in a circular orbit under the action of central attractive force inversely proportional to r। सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, और जो फोर्स है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि एफ की वैल्यू जो k/r होगी, भाई सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये तुम्हारा किसकी तरह एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की एक तरह एक्ट करेगा। ये सेंटर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स, और यही जो फोर्स है वो किसका रोल प्ले करेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, mv² अपॉन r के इक्वल होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो r से r चला गया, तो v² जो है वो क्या आ गया, k/m, तो v की वैल्यू आ गई k/m का स्क्वायर रूट, k भी कॉन्स्टेंट m भी कॉन्स्टेंट, तो v क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब v r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ r होगा, तो 44 का आंसर हो जाएगा हमारा b। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पार्टिकल डिस्क्राइब्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेडियस कितना दे रखा है 2 मीटर, विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा की वैल्यू दे दी है तुम्हें 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी इन π/2 सेकेंड, π/2 सेकेंड के बाद क्या होगा पूछा है तुमसे। तो भाई सपोज करो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, तो हम देखते हैं कि π/2 में वो कहाँ जाएगा, π/2 सेकेंड के बाद वो कहाँ पे जाएगा, ये चेक कर लेते हैं पहले। तो देखो हमें पता है इस वैल्यू स्पीड होती है v=ω/r, तो यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो उसकी यहाँ पे हम स्पीड निकाल सकते हैं, ओमेगा दे रखा है 2 और r की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि इस डायरेक्शन में उसकी v होगी 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं कितने टाइम के बाद की बात चल रही है, π/2 सेकेंड, ठीक है। तो π/2 सेकेंड के बाद पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया देख लेते हैं। तो हमें पता है थीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू टी होता है ना। यूनिफॉर्म मोशन है तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा टी। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी देखती है हमें 2 और टाइम कितना दे रखा है π/2, π/2 है ना, हाँ, तो पाई आ गया।
ठीक है भाई। तो इसका मतलब पार्टिकल ने पाई एंगल कवर किया। पाई का मतलब है कि यहाँ से चल के वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। पाई एंगल ही होता है हमारा, पाई एंगल कवर किया। अगर यहाँ पे पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में हो जाएगी कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड, पहले यहाँ पे थी 4 मीटर पर सेकेंड। तो तुमसे पूछा है ना मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बताना, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा वी। तो इनिशियली मान लो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो 4 मीटर पर सेकेंड है, और ये हमारी 4 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइनल होगी हमारी क्या, माइनस, और फिर -4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, -8। और मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला आंसर आ जाएगा हम लोगों का। ठीक है भाई। तो इन सबको एक बार देख लो, सबके सॉल्यूशन, इनको रिवाइज कर लो अच्छे से, और कोई दिक्कत आ रही है तो आगे पूछो मुझसे क्लास में। ठीक है भाई, चलो।